run this computer. आप सबका स्वागत है इस सत्र में। इस सत्र में और या इस भाग में हम लोग एक व्यापार का संचालन के बारे में चर्चा करेंगे। संचालन यानी एक व्यापार में उत्पाद कैसे बनता है या सेवा कैसे प्रदान करते हैं, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस भाग में ये 6 विषय पे गौर करेंगे। सबसे पहला इन्वेंट्री, अंग्रेजी में इन्वेंट्री बोल रहे हैं और हिंदी में भी उसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा एक्टिविटीज यानी गतिविधियां। तीसरा शेड्यूलिंग एक्टिविटीज इन द बिजनेस यानी व्यवसाय में गतिविधियों की शेड्यूलिंग। चौथा इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री का प्रबंधन। पांचवा इन्वेंट्री एंड वर्किंग कैपिटल यानी इन्वेंट्री और कार्यशील पूंजी। छठा कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड इन द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस यानी एक व्यापार को चलाने के लिए क्या क्षमता चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने मन में सवाल उठता है कि ये इन्वेंट्री क्या होता है, व्हाट इज इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को समझते हैं 3 व्यापार को लेके। उदाहरण के तौर पे 3 व्यापार को लेंगे। सबसे पहला व्यापार है एक उत्पादन का व्यापार। इस व्यापार को लीना नाम की एक औरत चलाती है। इस व्यापार में वो आम का अचार बनाती है और शीशे के बोतल में डाल के ग्राहकों को बेचती है। दूसरा व्यापार है एक क्रय विक्रय या खरीद फरोख्त का व्यापार। इसको चलाती है एक औरत कंकु नाम का। कंकु एक किराने का दुकान चलाती है। इस किराने के दुकान में वो चीनी खरीदती है थोक में। अब थोक में खरीद के वो छोटे छोटे पोटली यानी पैकेट में डाल के ग्राहकों को बेचती है। तीसरा व्यापार है एक सेवा का व्यापार। नमिता नाम की एक औरत एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। ब्यूटी पार्लर के लिए चलाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है, मॉइस्चराइजर, क्रीम वगैरह वगैरह, वो खरीद के वो अपना व्यापार चलाती है। तो इन 3 उदाहरण के दौर पे इन 3 व्यापार में हमने जो देखे, नमिता के सेवा के व्यापार में मॉइस्चराइजर या कंकु के किराने के दुकान में छोटे छोटे चीनी के पोटली या लीना के व्यापार में आम के अचार के बोतल, ये सब इन्वेंट्री कहलाते हैं। इन्वेंट्री का एक और नाम है, वो है स्टॉक। तो आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी व्यापार में 3 तरह के इन्वेंट्री होते हैं। सबसे पहले को हम कहते हैं रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल। रॉ मटेरियल वो चीज होते हैं जिनको खरीद के अपने उत्पादन में प्रयोग करते हैं। अपना उत्पाद बनाने के लिए इन चीजों को प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अगर कुर्सी या मेज बनाने का काम कर रहे हो, लकड़ी एक कच्चा माल होगा, कील एक कच्चा माल होगा। लकड़ी, कील, गोंद, इन सब को इस्तेमाल करके आप कुर्सी या मेज बनाओगे। इन्वेंट्री का दूसरा प्रकार है फिनिश्ड गुड्स। ये ऐसे सामग्री है जो ग्राहक को बेचा जाता है। तो जो कुर्सी आप ग्राहक को बेचोगे वो फिनिश्ड गुड होगा, जो मेज आप ग्राहक को बेचोगे वो फिनिश्ड गुड होगा। इन दोनों के बीच में एक तीसरे तरह का इन्वेंट्री होता है, इनको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। आप जब कच्चा माल पे काम शुरू करते हैं और वो फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार उत्पाद बनने से पहले की स्थिति में, उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। कच्चे माल पे काम किया जा रहा है और वो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो उसको आधा तैयार उत्पाद, निर्माण कार्य प्रगति या अंग्रेजी में वर्क इन प्रोग्रेस कहलाते हैं। तो एक और तरीका इसको समझने का ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होता है जो जिसको तैयार उत्पाद में बदला जा रहा है पर अभी
बेचने लायक नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक उत्पादन व्यापार का इन्वेंट्री देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला हमको चाहिए कच्चा माल, और इस उदाहरण में हम लीना के व्यापार ले रहे हैं। आपको याद होगा कि लीना आम के अचार बनाती है और उसको बोतल में डाल के बेचती है। तो सबसे पहले लीना को उत्पाद बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए। इसमें कच्चा माल चाहिए, क्या चाहिए होगा? एक आम चाहिए होगा, क्योंकि वो आम के अचार बना रही है। अचार बनाने के लिए तेल चाहिए, नमक चाहिए, मिर्चा चाहिए, और वगैरह वगैरह आपको चाहिए। और ये अचार जो बना के उसको बोतल में डाल के बेचना है, तो बोतल भी कच्चा माल कहलाएगा यहाँ पे। उसके बाद वो जब आम काट के अचार बनाना शुरू करती है, तो सुबह वो आके बैठ के आम काटती है, फिर तेल में डाल के सुखाती है, तेल नमक मिर्चा सब डाल के सुखाती है, तब उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। अभी कच्चा माल पे कुछ काम चल रहा है, पर वो बेचने लायक बने नहीं है, तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस या निर्माण कार्य प्रगति कहलाता है। उसके बाद एक बार अचार तैयार हो गया है, तो लीना क्या करती है, वो बोतल में डाल के ग्राहक को बेचना शुरू करती है। तो बोतल में जो अचार डला हुआ है उसको तैयार उत्पाद या फिनिश्ड गुड्स कहते हैं हम लोग। तो एक और बार देखते हैं। तो लीना अचार का उत्पादन करती है। वो नियमित रूप से नजर रखती है कि निम्न में से प्रत्येक की कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए। तैयार उत्पाद, छोटे बोतल में अचार, खुली मात्रा में बेचे जाने वाला अचार। मतलब उसको खुली मात्रा में अचार चाहिए, क्योंकि उसको बेचना है, बोतल में डाल के उसको बेचना है ग्राहक को। निर्माण कार्य प्रगति में उसको ध्यान देना है कितने आम है, कितने आम कटा हुआ है, कितना तेल और मसाले का मिश्रण है, इस पे नजर रखना है। और तीसरा है कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल्स। इसमें उसको ध्यान देना है कि कितना तेल खरीद के लाना है, कितने कच्चे आम चाहिए, कितना मसाला चाहिए, ये सब पे ध्यान दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा एक उत्पादन के व्यापार में इन्वेंट्री क्या होता है और उसके बारे में कैसे सोचना है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम एक क्रय विक्रय का व्यापार यानी खरीद फरोख्त के व्यापार में उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं। जैसे हमने पहले कहा था, यहाँ पे इस क्रय विक्रय का उदाहरण में कंकूबाई के किराने का दुकान के बारे में हम लोग सोचने वाले हैं। तो कंकूबाई क्या करती है, एक क्रय विक्रय का व्यापार चलाती है। उसका एक किराने का दुकान है। वो थोक में चीनी खरीदती है, थोक बाजार से अपने किराने के दुकान पे लाती है, और चीनी का बोरा खोल के चीनी को छोटे छोटे पोटली यानी पैकेट में पहले से सजा के रखती है। तो 100 ग्राम के पैकेट, 250 ग्राम के पैकेट, आधा किलो का पैकेट, ऐसे पैकेट में रखती है। जो ग्राहक उनके किराने के दुकान पे आते हैं, वो चीनी को किसी भी मात्रा में खरीद सकते हैं। वो लूज में खरीद सकते हैं, यानी उनको चाहिए 150 ग्राम या 50 ग्राम चाहिए, तो सीधा बोरे से उठा के तोल के कंकूबाई उनको बेच देती है। और इसके अलावा ग्राहक आ सकते हैं और वो जो पहले से सजा के रखी है कंकूबाई ने, 100 ग्राम या 150 ग्राम, 250 ग्राम या आधा किलो, उस उन पैकेट या पोटली को भी खरीद सकते हैं। जब वो पोटली खरीदते हैं, ये चीनी की रूप होता है फिनिश्ड गुड्स। जब वो बोरे से सीधा खरीदते हैं, तो उसका रूप होता है ट्रेडिंग गुड्स। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कंकु
सबसे पहले कंकु को ये सोचना है कितना इन्वेंट्री रखना है अपने किराने के दुकान में। ट्रेडिंग गुड, सबसे पहले उसको सोचना है ट्रेडिंग गुड्स के बारे में। ट्रेडिंग गुड्स क्या होते हैं? जैसे दिखाया गया है, वो उसको कच्चा माल भी कह सकते हैं। चीनी या गेहूं या चावल, इनको थोक बाजार से लाके बोरे में लाके बोरे को खुले में रखा जाता है, या बोरे से उठा के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोटली में डाल के रखा जा सकता है। ये सब ट्रेडिंग गुड्स है। किराने के दुकान में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई वर्क इन प्रोग्रेस है नहीं, यानी निर्माण कार्य प्रगति कुछ नहीं है। पर आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों नहीं है? ये क्रय विक्रय का बिजनेस है, व्यापार है, तो जो खरीदते हैं उसी को बेचते हैं, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई उसका आकार नहीं बदल रहे हैं। तो इस कारण से हम लोग बोलते हैं एक क्रय विक्रय के व्यापार में निर्माण कार्य प्रगति कुछ है नहीं। फिर कच्चा माल है। कच्चा माल क्या है? जो बोरे में आप थोक बाजार से खरीद के लाए, गेहूं हो सकता है या चावल हो सकता है या चीनी हो सकता है, जो लाके अपने दुकान में रखे हैं। तो किराने के दुकान के बारे में जब हम लोग सोचते हैं, ज्यादातर सारे ट्रेडिंग गुड्स यानी क्रय विक्रय का माल होंगे, और क्रय विक्रय का माल जब बेचा जाता है, मतलब पोटली में डाल के बेचा जाता है, तो उसको फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार उत्पाद कहलाते हैं, कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अभी सेवा का व्यापार देखते हैं। आपको याद होगा, हमने पहले बोला था कि नमिता के ब्यूटी पार्लर को लेके सेवा का व्यापार समझेंगे। तो इस सेवा के व्यापार में कच्चा माल क्या होगा? नमिता ब्यूटी पार्लर चलाती है, तो यहाँ पे वो बाल काटती है या फेशियल देती है या बाल में रंग डालती है या नाखून काटती है। तो इन सब में कच्चा माल का इन्वेंट्री क्या होगा? हेयर डाई होगा, यानी बाल में जो रंग लगाया जाता है वो एक कच्चा माल होगा। वो शैम्पू, चंपी देती है तो शैम्पू हो सकता है, या तेल हो सकता है कच्चा माल, या साबुन हो सकता है। ये सब इस व्यापार में कच्चे माल का उदाहरण है। इस सेवा के व्यापार में कोई तैयार उत्पाद यानी फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री कुछ नहीं है, क्योंकि आप कुछ बना के बेच नहीं रहे हो, आप सेवा प्रदान कर रहे हो, और सेवा किसी आदमी या औरत को दे रहे हो, तो इसमें कोई तैयार उत्पाद है नहीं। ये जो व्यापार आय कमाएगा, वो जो सेवा प्रदान करते हैं उससे कमाएंगे। तो सेवा के व्यापार में खास तौर पे कच्चे माल रहेगा, थोड़ा बहुत निर्माण कार्य प्रगति रहेगा। निर्माण कार्य प्रगति कब रहेगा? मान लीजिए आप नमिता किसी के बाल में रंग डाल रही है, तो हेयर डाई का पैकेट खोल के हेयर डाई और पानी मिला के एक मिश्रण बनाती है, और वो मिश्रण जब बन गया है, वो वर्क इन प्रोग्रेस यानी निर्माण कार्य प्रगति है। फिर उसके बाद उसको लेके वो सेवा प्रदान करती है, मतलब बालों में लगाती है, और जिस आदमी या औरत के बाल में लगाती है उसका बाल का रंग बदल जाता है थोड़ी देर के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप थोड़ा समय लीजिए और ये एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। आप अपने अगल बगल या पड़ोस में जो भी व्यापार है, उनमें से किसी एक व्यापार को चुनिए। इस व्यापार को चुनने के बाद इस व्यापार के बारे में सोचिए, इस व्यापार के इन्वेंट्री के बारे में सोचिए। इसमें इस व्यापार के लिए कच्चा माल क्या हो सकता है, कितने प्रकार के कच्चे माल है, वो पहचानिए और लिख लीजिए। दूसरी बात,
या दूसरा सवाल, कच्चा माल तो देख लिया आपने, अभी इसमें तैयार उत्पाद के बारे में सोचिए। जैसे कच्चे माल के बारे में सोचा था आपने, तैयार उत्पाद के बारे में भी सोचिए। इस व्यापार क्या क्या बेचता है ग्राहक को, तो क्या क्या तैयार उत्पाद बनता है, यानी फिनिश्ड गुड्स। इन दो सवाल के बाद तीसरे सवाल पे आइए। यहाँ पे सोचिए, इस व्यापार में क्या वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, निर्माण प्रगति कार्य कुछ है कि नहीं। कई व्यापार में हो सकता है, कई व्यापार में नहीं हो सकता है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिस व्यापार को चुने हैं उसमें निर्माण कार्य प्रगति यानी वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है या नहीं। अगर है तो आप उसको पहचान पाते हो या नहीं। पहचानने के बाद आप लिख लीजिए। तो ये अभ्यास करने से आपको इन्वेंट्री और समझ में आएगा। और यहाँ पे ये एक मुख्य चीज जो समझना है हमको, ये है कि रोजाना हम जो व्यापार देखते हैं, ज्यादातर उन व्यापारों में सिर्फ कच्चा माल या तैयार उत्पाद रहता है। बहुत कम व्यापारों में वर्क इन प्रोग्रेस या निर्माण कार्य प्रगति रहता है। तो सारे व्यापार में तो कच्चा माल रहता ही है, क्योंकि हम कुछ खरीद के लाते हैं। और फिनिश्ड गुड्स सारे व्यापार में रहते हैं, क्योंकि ग्राहक को हम बेचते हैं कुछ। पर वर्क इन प्रोग्रेस हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम इन्वेंट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इन्वेंट्री क्या होता है? एक व्यापार में जो जो सामग्रियां चाहिए आपको उत्पादन बनाने के लिए या सेवा प्रदान करने के लिए, उसको इन्वेंट्री कहते हैं हम। इन्वेंट्री 3 प्रकार के होते हैं। एक रॉ मटेरियल या कच्चा माल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस या आधा तैयार उत्पाद, तीसरा फिनिश्ड गुड्स या तैयार उत्पाद। इन तीनों में से साधारण तौर पे हम लोग सिर्फ 2 देखते हैं। एक कच्चा माल या रॉ मटेरियल्स, इस कच्चा माल को प्रयोग करके एक व्यापार अपना उत्पाद तैयार करता है या सेवा देता है। दूसरा तैयार उत्पाद, ये वह उत्पाद है जो एक व्यापार बनाता है और जो ग्राहक को बेचता है। तो इन्वेंट्री के बारे में आपको यही याद रखना है। एक व्यापार में जो सामग्री इस्तेमाल करके आप ग्राहक को कुछ बेचते हो, वो इन्वेंट्री कहलाता है। इन्वेंट्री 3 तरह के होते हैं: कच्चा माल, आधा तैयार उत्पाद और तैयार उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हम इन्वेंट्री देख रहे थे। अब दूसरे विषय पे आते हैं, एक्टिविटीज या गतिविधियां। एक व्यापार में क्या क्या गतिविधियां हो सकता है। तो इस भाग से पहले वाले भाग में आपने देखा होगा या सोचा होगा ग्राहक के बारे में। आपने सोचा होगा एक व्यापार अपने प्रतिस्पर्धी से कैसे बेहतर हो सकता है। इसके अलावा ये भी आपने सोचा होगा कि इस व्यापार का या इस व्यवसाय का ग्राहक कौन है, ग्राहक कितने प्रकार के हैं। हर प्रकार के ग्राहक के
आवश्यकताएं या जरूरत क्या होते हैं, इन सबको आप गौर से समझ लिए होंगे। ग्राहक के आवश्यक के अनुसार एक व्यापार या व्यवसाय ये निर्णय करता है कि कौन सा उत्पाद उन ग्राहकों को बेचना है या कौन सा सेवा उन ग्राहकों को देना है। तो अभी आगे वाले भाग में हम लोग ये देखेंगे कि ये उत्पाद या सेवा जो व्यापार या व्यवसाय बेचना चाहता है वो बनाया कैसे जाता है या उसको निर्माण कैसे करते हैं, और उस व्यापार को उस उत्पाद को बनाने में या निर्माण करने में क्या क्या गतिविधियां हो सकते हैं और उनको कैसे करना है, किस क्रम में करना है, ये भी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला विषय है एक व्यापार में गतिविधि क्या होता है। गतिविधि वो काम है जो एक या ज्यादा लोग मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह एक कार्य है जिसे करने की जरूरत है। तो हम पहले लकड़ी और मेज के बात कर रहे थे, कुर्सी और मेज के बात कर रहे थे। आप अगर वो कुर्सी का व्यापार कर रहे हो तो एक गतिविधि हो सकता है बाजार में जाके लकड़ी खरीद के लाना। तो आप अकेले जा सकते हो या आप एक साथी को ले जा सकते, साथी और उसके साथ एक परिवहन को ले जा सकते हो। दूसरा गतिविधि हो सकता है जो लकड़ी लाया गया, खरीद के लाए हो उसको काटना। तो आपको ये समझना है गतिविधि वो काम है जो एक या ज्यादा लोग मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। कोई भी व्यापार में अनेक गतिविधियां होते हैं। कोई भी व्यापार इतना सरल नहीं है कि एक गतिविधि से काम हो जाए। सारे व्यापार या व्यवसाय में बहुत सारे गतिविधियां होते हैं। अभी हम आगे जाके हमको ये समझना है कि वो सारे कार्य जो उत्पाद बनाने के लिए या फिर सेवा देने के लिए किए जाते हैं उन्हें हम व्यवसाय या व्यापार की भाषा में संचालन यानी ऑपरेशंस कहते हैं। यहाँ थोड़ा गौर कीजिए आप, ये परिभाषा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। वे सार वे सारे कार्य जो उत्पाद बनाने के लिए या फिर सेवा देने के लिए किए जाते हैं उन्हें हम व्यवसाय के भाषा में संचालन, अंग्रेजी में ऑपरेशंस कहते हैं। जो भी व्यापार हो, किसी वो व्यापार किसी भी प्रकार का हो, सारे में संचालन शामिल होता है। सारे व्यापार चाहे वो उत्पादन हो या सेवा हो या क्रय विक्रय हो, उनके गतिविधियों में संचालन शामिल है। संचालन यानी ऑपरेशंस, इसका मतलब वो सारे कार्य या काम जो उत्पाद के खरीदी, उत्पादन और सेवा के प्रदान के लिए किए जाते हैं। तो संचालन आपको इन्वेंट्री या कच्चा माल खरीदने से लेके ग्राहक को तैयार उत्पाद बेचने तक का सारे काम संचालन कहलाता है। तो हम अभी एक उत्पादन व्यापार की गतिविधियां या कार्य पे नजर डालते हैं। यहाँ पे मुख्य संचालन कार्य लीना के अचार के व्यापार के लिए दिखाया गया है। आपको याद होगा कि हमने उत्पादन व्यापार के उदाहरण में लीना के अचार का व्यापार लिया था। लीना के अचार के व्यापार के मुख्य संचालन कार्यक्रम यहाँ पे कार्य
यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहला कार्य है कच्चा माल खरीदना। तो लीना को पहले ये सोचना पड़ेगा कि उसको अचार बनाने के लिए क्या कच्चा माल चाहिए और कितने मात्रा में चाहिए, और फिर बाजार जाके उसको खरीदना है, और खरीद के अपने फैक्ट्री, कारखाना या अचार तैयार होने के जो जगह है वहां तक पहुंचाना है। दूसरी बात, एक बार कच्चा माल पहुंच गया तो कच्चा माल को इस्तेमाल करके अपना उत्पाद को बनाना है। तीसरी बात, एक बार कच्चा माल से उत्पाद बन के, कच्चा माल पे काम करके उस तैयार उत्पाद निर्मित कर दिया, तो तैयार उत्पाद का वितरण और बिक्री करना है। तो यहाँ पे उत्पादन के व्यापार में संचालन के 3 गतिविधियां होते हैं। सबसे पहले परचेसिंग रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदना, दूसरा मेकिंग द प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाना, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स यानी वितरण और बिक्री, ग्राहक तक पहुंचा के ग्राहक को बेचना। तो हम अब ये 3 गतिविधियां को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लीना के अचार के व्यापार में आपको याद होगा कि सबसे पहला गतिविधि है परचेसिंग रॉ मटेरियल्स, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। सबसे पहले आपको कच्चा माल खरीदना है। तो कच्चा माल खरीदने, इसमें सबसे पहला काम है लीना को एक सूची बनाना है कि उसको अचार बनाने के लिए क्या क्या कच्चा माल चाहिए और किस मात्रा में चाहिए। इस सूची बनाने के बाद लीना जाएगी थोक बाजार में। वहां जाके इस उदाहरण पे वो 200 छोटी बोतलें खरीदेगी। हर बोतल में आधा केजी यानी आधा किलो पिकल या अचार डाल सकती है। फिर वो 10 किलो तेल और मसाले भी खरीदती है। फिर अपने बाग में जाती है, वहां से 140 किलो कच्चे आम तोड़ती है, क्योंकि आम के अचार के लिए आम बहुत जरूरी है, बिना आम का तो अचार नहीं बनेगा। और चौथा, कच्चे आम और जो अन्य सामग्री उसने खरीदे थोक बाजार से, यानी बोतल, तेल, मसाला, इन सब को एक टेम्पो या ऑटो या लॉरी में अपने घर या फैक्ट्री तक पहुंचाना है उसको। तो एक और बार देखते हैं। सबसे एक उत्पादन के व्यापार में सबसे पहले गतिविधि है कच्चा माल खरीदना। तो कच्चा माल खरीदने के लिए आपको पहले तैयार उत्पाद में कौन कौन से कच्चा माल जाता है इसका एक सूची बनाना है। फिर हर कच्चा माल कितनी मात्रा में खरीदना है आपको सूची में लिखना है। फिर आपको थोक बाजार में जाना है, थोक बाजार से बोतल खरीदना है। फिर आपके अन्य जो सामग्री चाहिए, यानी इस उदाहरण में तेल, मसाला वगैरह वगैरह, वो सब खरीदना है। फिर आप इस उदाहरण में लीना बाग में जाके कच्चे आम तोड़ती है। फिर ये सब एक बार सारे कच्चे माल खरीद लिए और इकट्ठा कर लिए, वो अपने घर तक या फैक्ट्री तक पहुंचाना है। तो ये सब क्यों करना है, ये सब गतिविधि पे क्यों नजर डालना है हमको, या क्यों गौर करना है। सारे गतिविधि हमको ये जानकारी देते हैं कि क्या करना है, आगे क्या करना है।
हर गतिविधि में कुछ करना है, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे गतिविधि है और हर गतिविधियां से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक एक गतिविधियां हमको जानकारी देते हैं कि हमने शुरू करके अपने लक्ष्य तक कितना आगे बढ़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक बार कच्चा माल खरीद लिए तो अगला गतिविधि है उत्पाद बनाना। उत्पादन के व्यापार में कच्चा माल खरीदने के बाद अगला गतिविधि आता है उत्पाद बनाना। इस गतिविधि में आप एक नया उत्पाद को तैयार करेंगे। तो इसमें क्या क्या लीना क्या क्या करती है समझते हैं। सबसे पहले लीना जो है कच्चे आम जो तोड़ के लाई थी अपने बाग में से, उसको धो के काट के सुखाती है। एक बार वो कच्चे आम सूख गए तो कच्चे आम के टुकड़ों को नमक और मिर्ची पाउडर के साथ अच्छी तरह मिलाती है। एक बार कच्चे आम को नमक और मिर्ची पाउडर के साथ मिला ली तो बड़े बड़े ग्लास बोतल जो पहले से वो खरीद के रखी है उसमें इस कच्चे आम, नमक और मिर्ची का मिश्रण को डालती है। एक बार आम को बोतल में डालने के बाद उसमें प्रिजर्वेटिव के तौर पर तेल डालती है और ढक्कन कस के बांध कर देती है। फिर ये बोतल को धूप में रखती है और दिन में एक दो बार हिलाती है ताकि मिश्रण ठीक से बने। एक महीने के बाद या 30 दिन के बाद इस बड़े बोतल को खोल के 200 छोटे छोटे बोतल में अचार भरती है। बाकी जो रह गया बड़े बोतल में वो रहने देती है ताकि उन्हें बाद में खुला बेच सकती है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात ये है कि गतिविधियां हमको जानकारी देते हैं। अभी सारे काम लीना कर रही है। अगर लीना के व्यापार बड़ा हो गया और वो सफल हो गई तो उसको और कर्मचारी रखने पड़ेंगे। तो कर्मचारी को बताना पड़ेगा कि अचार कैसे डालना है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो इस गतिविधि में अगर आप ढंग से कर रहे हो तो गतिविधि से जो जानकारी प्राप्त है वो आप अपने कर्मचारी को भी समझाओगे और उसको काम पे लगाओगे। तो अब तक हम उत्पादन के व्यापार में दो गतिविधियां देख ली है। सबसे पहला कच्चा माल खरीदना, दूसरा उत्पाद बनाना। और इन दोनों गतिविधियां में हमने ये बोला था कि आप सूची तैयार कर लीजिए हर गतिविधि में क्या क्या करना है और कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लीना ने कच्चा माल खरीद लिया और उससे उत्पाद बना लिया है। तो अब अगला गतिविधि लीना के लिए है उत्पाद का वितरण, यानी उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने का काम। तो सबसे पहले इसमें लीना क्या करेगी, लीना जो 200 छोटे छोटे बोतल में आम के अचार भर दी उसको एक टेम्पो या ऑटो या लॉरी में लेके स्थानीय बाजार में ले जाएगी और वहां अलग अलग दुकानों में देगी ताकि वो दुकान में से ग्राहक उनको खरीद सके। तो आपको ये याद रखना है, अभी तक 3 गतिविधियां देखे हैं, कच्चा माल खरीदना, उत्पाद बनाना और वितरण। इन गतिविधियों को करने के लिए अलग अलग क्षमताएं चाहिए।
इन गतिविधियों पे काम करने के लिए लोग को अलग अलग क्षमताएं चाहिए। क्षमता चाहिए, कहीं जगह पे उपकरण चाहिए और समय चाहिए। क्षमता, उपकरण और समय के बिना जो कर्मचारी आप रखोगे वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इन तीन यानी क्षमता, उपकरण और समय, ये व्यापार के क्षमताएं बोले जाते हैं। फिर इन गतिविधियों को बाद में देखेंगे। इन गतिविधियों से एक व्यापार की क्षमताएं क्या होना चाहिए। एक व्यापार सही ढंग से चलाने के लिए आपको क्या क्या क्षमताएं चाहिए होगा। तो एक और चीज सोचने वाली बात है, लीना के व्यापार में हमने 3 गतिविधियां देखी हैं और अन्य व्यापार में 3 हो सकता है, 3 गतिविधियां हो सकते हैं या इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको एक एक गतिविधियां सही क्रम में करना है। इसके एक उदाहरण लेके इसको समझते हैं। आप अगर एक माला बना रहे हो, मोती का माला या मंका का माला, आप एक एक मंका सही जोड़ के उससे माला या हार बनाओगे। वैसे ही अगर एक व्यापार में संचालन सही करना है, एक एक गतिविधियां लेना है, उसको सही क्रम के अनुसार करना है। आगे पीछे अगर आप करोगे तो बात बिगड़ जाएगी और काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य बात यह है, उत्पादन और सेवा देने के लिए व्यापार को कार्य करने की जरूरत है। इन सब कार्यों या गतिविधियों को संचालन कहते हैं और इनको सही क्रम में आपको करना है। चलिए उत्पादन व्यापार को देख लिया, अभी क्रय विक्रय का व्यापार देखते हैं। आपको याद होगा कि क्रय विक्रय के लिए हमने कंकूबाई की किराने का दुकान का उदाहरण लिए थे। कंकूबाई क्या करती है? वो थोक बाजार में जाती है, चीनी थोक में खरीद के लाती है अपने किराने के दुकान में। वहां पे वो खुले में बेचती है और पहले से छोटे छोटे पोटली यानी 100 ग्राम के पोटली या 250 ग्राम के पोटली या आधा किलो के पोटली बना के उन पोटलियों को भी बेचती है। तो इनमें क्या गतिविधियां हैं? सबसे पहले कंकुबाई के व्यापार में सबसे पहले गतिविधि है कि क्रय विक्रय का सामान, ट्रेडिंग गुड्स को खरीदना। कंकुबाई को सबसे पहले यह तय करना होगा कि अपने किराने के दुकान में कौन कौन से सामान, क्रय विक्रय का सामान बेचने वाली है। फिर उसको थोक बाजार में जाके खरीद के लाना होगा। दूसरी बात या दूसरी गतिविधियां यहाँ ये है कि एक बार वो क्रय विक्रय का सामान खरीद लिए, उसको किराने के दुकान पे लाके उसका पैकिंग करना। आपको याद होगा कि कंकुबाई कई सामान खुले में बेचती है, कई पोटली बना के बेचती है। तो उसको दूसरा, उसके व्यापार में दूसरा गतिविधि ये है पैकेजिंग एंड स्टोरिंग, यानी पैकिंग करना और भंडार करना। जैसे चीनी वो खुले में भी बेचती है और 100 100 ग्राम, 250 ग्राम और आधा किलो पोटली में बेचती है। तो एक बार चीनी के बोरा लाए दुकान में, तो किराने के दुकान में चीनी के बोरे खोल के उसको 100 ग्राम के पैकेट, 250 ग्राम के पैकेट और 500 ग्राम के पैकेट बना के भंडार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, कंकु के किराने के दुकान पे ग्राहक आते हैं। कई ग्राहक आएंगे और बोलेंगे मुझे 100 ग्राम चाहिए या 250 ग्राम चाहिए या आधा किलो चीनी चाहिए। तो कंकुबाई क्या करेगी, ये पहले से 100 ग्राम, 250 ग्राम और आधा किलो के पोटली बना के रखी है, तो सीधा पोटली उठा के दे देगी ग्राहक को। अब ऐसे भी ग्राहक होंगे जिनको उतना नहीं चाहिए। कोई ग्राहक आएंगे, आज के दिन के लिए मुझे चीनी चाहिए तो 50 ग्राम दीजिए या 150 ग्राम दीजिए, कुछ बोलेंगे। तब कंकुबाई को क्या करना होगा, एक खाली पैकेट लेना है, चीनी के बोरे से चीनी उठा के उस पैकेट में डालना है, तोलना है और फिर ग्राहक को देना है। तो यहाँ पे खुला चीनी खुला बेचा जा रहा है। पहले उदाहरण में जब ग्राहक 100 या 250 या आधा किलो मांग रहे थे तो पोटली या पैकेट बेचा जा रहा था, अभी चीनी खुले में बेचा जा रहा है। तो उत्पाद बेचने के लिए तैयार, ये क्रय विक्रय का सामान बेचने के लिए तैयार रखना है कंकु को। सबसे पहले उसको इन्वेंट्री या स्टॉक कितना है दुकान में और आवश्यकता का अनुमान लगाना है उसको। सबसे पहले वो सोचेगी, आज के जब किराने के दुकान खोलती है, मौजूदा स्टॉक को देखती है और आवश्यकताओं का अनुमान लगाती है। आज कितना बिक सकता है, उसके अनुसार उसको थोक बाजार से खरीद के लाना है। एक बार वो अनुमान लगा ली कि हर क्रय विक्रय का सामान का कितना मात्रा चाहिए, तो वो बस में बाजार जाती है, थोक बाजार जाती है। थोक बाजार में थोक विक्रेता के पास जाती है, जो जो सामान चाहिए उसको वो सामान खरीदती है। इसके अलावा 10 किलो चीनी भी खरीद लेती है। ये सब खरीदने के बाद वापस बस लेके अपना गांव पहुंचती है। गांव पहुंचने के बाद सामान अपने किराने के दुकान में सजाती है और वो जो चीनी है उसको भंडार करने के लिए एक बक्सा रखी है, उस बक्सा में चीनी के बोरे को खाली कर देती है, डब्बे में खाली करके रख देती है। इसी से चीनी लेके बनाएगी। और वो खुले में चीनी बेचने के लिए पोटली या पैकेट भी तैयार रखना है। प्लास्टिक का पैकेट जो है उसमें बेचती है, तो अपने पास तैयार रखना है। जो ग्राहक आएगा तो खाली पैकेट उठा के उसमें चीनी भर के तोल के बेचने के लिए। और अगर और बाकी जो 100 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम के पैकेट उसको पहले से बना के रखना है, वो काम भी वो करेगी। तो इन गतिविधियों को लेके बाद में हम लोग एक व्यापार का क्षमता के बारे में सोचेंगे और वो समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक सेवा का व्यापार देखते हैं। इस भाग में पहले ही बता चुके हैं हम कि सेवा के व्यापार के उदाहरण के तौर पे नमिता के ब्यूटी पार्लर के बारे में सोचेंगे। तो नमिता के ब्यूटी पार्लर में सबसे पहला गतिविधि ये है क्षमता के बारे में योजना बनाना। ब्यूटी पार्लर चला रही है, उसको सबसे पहले कैपेसिटी प्लानिंग यानी क्षमता के बारे में योजना बनाना सबसे पहले गतिविधि है। एक बार क्षमता के बारे में कुछ योजना बना ली तो उसके अनुसार कच्चे माल की खरीदारी दूसरा गतिविधि होगा। बाजार जाके रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीद के लाई। फिर कच्चा माल खरीद ली तो तीसरा गतिविधि ये होगा, जब ग्राहक आते हैं उसके ब्यूटी पार्लर में, उसको वो सेवा देना और उसे पैसे का भुगतान करना, पैसे लेना तीसरा गतिविधि है।
तो एक सेवा के व्यापार में सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि उसकी क्षमता कैसे निर्धारित किए जाए। एक बार और दोहराता हूं, सबसे मुख्य सवाल ये है कि इस व्यापार में क्षमता कैसे निर्धारित किया जाए। एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए नमिता को एक ब्यूटी पार्लर 3 घंटे के लिए चलाना है, दिन में प्रतिदिन 3 घंटे चलाना है। एक महीना 3 घंटे, एक ग्राहक को सेवा देने के लिए उसको आधा घंटा लगता है। तो इस उदाहरण में व्यापार का क्षमता है 6 ग्राहक, एक प्रतिदिन 6 ग्राहक को सेवा दे सकती है, क्योंकि नमिता सिर्फ 3 घंटे काम करना चाहती है और एक ग्राहक को सेवा देने के लिए उसको आधे घंटे का समय चाहिए। तो इन दोनों जानकारी को लेके हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये व्यापार का क्षमता प्रतिदिन 6 ग्राहक को सेवा देने का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नमिता को क्या क्या गतिविधियां या कार्य करना है ताकि वो सेवा प्रदान करने के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले यहाँ नमिता के उदाहरण में नमिता को अपने परिवार का देखभाल करना है, तो उसको सिर्फ नियमित समय अपने ब्यूटी पार्लर व्यापार में दे सकती है। तो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहला गतिविधि है कैपेसिटी प्लानिंग। तो नमिता को ये मालूम होना चाहिए कि अपने व्यापार में कितने दिन काम कर सकती है। नमिता को मालूम है कि वह हफ्ते में सिर्फ 3 दिन पार्लर में काम कर सकती है। दूसरी बात यह है, हर दिन वो सिर्फ 4 घंटा खर्च कर सकती है इस व्यापार में। तो एक सप्ताह में वो 12 घंटे इस व्यापार को दे सकती है। तीसरी बात यह है कि एक ग्राहक को सेवा देना 1 घंटा लगता है। नमिता को लगता है कि एक ग्राहक को सेवा देने में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। यानी एक सप्ताह में वो 12 घंटे के समय काम कर सकती है व्यापार में। प्रति ग्राहक को सेवा देने में 1 घंटे का समय लगता है। ऊपर तो इन दो विचार को लेके हमें ये पता चलता है कि नमिता एक सप्ताह में 12 ग्राहकों को सेवा दे सकती है। तो इस पे एक और बार गौर करते हैं। नमिता को मालूम है कि वो एक सप्ताह में वो सिर्फ 3 दिन ब्यूटी पार्लर के व्यापार में काम कर सकती है। इन तीनों दिन वो व्यापार पर हर दिन सिर्फ 4 घंटे कर सकती है। यानी कुल मिला के एक सप्ताह में नमिता ब्यूटी पार्लर में 12 घंटे बिता सकती है। उसको लगता है कि एक ग्राहक को सेवा देने में 1 घंटे का समय लगेगा। इन तीनों विचारों को लेके इनके आधार पे हमको पता चलता है कि एक सप्ताह में 12 ग्राहकों को सेवा या सेवाएं प्रदान कर सकती है नमिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला गतिविधि था कि अपना क्षमता की योजना बनाना।
नमिता ने बैठ के क्षमता की योजना बना ली। फिर दूसरा गतिविधि है इस क्षमता की योजना के अनुसार कच्चा माल खरीदना। तो सबसे पहला काम यह है, नमिता फैशन पत्रिकाओं को खरीदती है और उनको पढ़ती है कि पढ़ के समझने के लिए कि आजकल कौन सा हेयर स्टाइल और मेकअप आदि लोग पसंद करते हैं। तो नमिता फैशन पत्रिका को पढ़ के ये चुन लेती है कि हेयर स्टाइल कौन कौन सा और मेकअप कौन कौन सा वो बना सकती है या ग्राहक को दे सकती है। फिर नमिता मान लेती है जो 12 ग्राहक को एक सप्ताह में वो सेवा प्रदान कर सकती है, उसमें औसत के तौर पे 3 ग्राहक प्रत्येक सौंदर्य की तरीका का प्रयोग करेंगी। यानी 12 ग्राहक प्रति सप्ताह जो नमिता के ब्यूटी पार्लर में आते हैं, उनमें से नमिता के 3 औसत के दौर पे 3 ग्राहक हर सौंदर्य के तरीका का प्रयोग करेगी। आपको याद होगा, इससे पहले बोल चुके हैं कि नमिता 4 सौंदर्य के तरीके है, यानी हेयर स्टाइल मेकअप का सेवा देना चाहती है। तो औसत के दौर पे 3 ग्राहक प्रत्येक सौंदर्य के तरीका को प्रयोग करेगी। अब वो नमिता को एक सूची बनाना है कि कौन कौन सा सामान ये प्रत्येक सौंदर्य के तरीके के लिए चाहिए होगा उसको। इस सूची को बनाने के बाद नमिता बस पकड़ के मुख्य मार्केट जाती है और उसके सूची के अनुसार जो सामान चाहिए और कितने मात्रा में चाहिए वो खरीद के लाती है। वो अपने ब्यूटी पार्लर में लाके फिर सजा के रख लेती है ये सब सामान। तो ये सारे गतिविधि, ये सारे करके ये कच्चा माल खरीदने का गतिविधि खत्म होता है। इसके बाद नमिता के ब्यूटी पार्लर या कोई और सेवा के व्यापार में तीसरा गतिविधि ये है कि सर्विस डिलीवरी यानी सेवा प्रदान करना। तो इसमें नमिता क्या करती है, नमिता अपने ग्राहक को फोन करती है और उनको समय देती है, आप इतने समय पर इस दिन इस समय पर पहुंचिए और मैं आपको सेवा दूंगी। समय निर्णय कर लेती है ग्राहक के साथ बात करने के बाद। फिर जब वो ग्राहक पार्लर में आता है तो उनके इच्छा अनुसार नमिता उनके बाल काटती है, फिर शैम्पू से धोती है बाल, फिर बाल सुखाती है और अगर उनको अन्य सेवाएं चाहिए तो वो भी देती है। नमिता ग्राहक को सेवा प्रदान करने के बाद नमिता उनसे पैसा लेती है। तो एक और बात देखते हैं, सेवा के व्यापार में 3 गतिविधियां हैं। सबसे पहले क्षमता की योजना बनाना, दूसरा कच्चा माल खरीदना और तीसरा सर्विस डिलीवरी यानी सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करने में सबसे पहला काम यह है कि नमिता अपने ग्राहक को फोन करती है और उनसे बात करके एक समय निर्णय कर लेती है जब वो उनको सेवा देगी। उस समय के अनुसार जब ग्राहक पार्लर में आता है या आती है तो नमिता उस ग्राहक के इच्छा अनुसार बाल काटती है, शैम्पू से बाल धोती है और सुखाती है। फिर उस ग्राहक को अन्य कई सेवाएं अगर चाहिए होगा तो नमिता वो भी देती है।
इसके बाद नमिता उस ग्राहक से जो सेवा दी गई उसके पैसे लेती है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगे अरे ये सेवा का व्यापार है, इसमें क्या इन्वेंट्री के बारे में सोचना है। ऐसे नहीं है, सेवा के व्यापार में भी थोड़ा बहुत इन्वेंट्री का योजना आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको सेवा प्रदान करने में कच्चा माल की जरूरत पड़ सकता है और कच्चा माल आप उपयोग करके ही वो सेवा प्रदान करते हो। तो ये सेवा का व्यापार समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए आप साइकिल पंक्चर का एक दुकान चला रहे हो। तो आप और आपका एक सहकर्मचारी दुकान में काम करते हो। दोनों कर्मचारी 6 दिन, आप और आपके सहकर्मचारी दोनों 6 दिन काम करते हो और प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हो। मान लीजिए सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक आप काम कर लेते हो। तो पहले आप ये तय करते हो कि किसी भी समय दुकान में एक कर्मचारी का रहना जरूरी है, दुकान खाली नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप और आपका सहकर्मचारी अलग अलग समय पे खाना खाने जाओगे, ताकि किसी भी वक्त पे कम से कम एक कर्मचारी दुकान पे रहे, ताकि अगर ग्राहक आए तो तुरंत उसको सेवा मिल जाए। दूसरी बात यह है कि किसी भी कर्मचारी को अगर छुट्टी चाहिए, दोनों कर्मचारी एक ही दिन पे छुट्टी नहीं ले सकते हैं। अलग अलग आप ऐसे व्यवस्था करते हैं कि अलग अलग दिन पे छुट्टी ले, ताकि किसी भी दिन ग्राहक आए तो कम से कम एक कर्मचारी दुकान में रहे। फिर आपके अनुभव से आप तय करते हैं कि हर साइकिल को ठीक करने में, साइकिल की मरम्मत करने में 20 मिनट लगते हैं। तो प्रति घंटे आप 3 साइकिल की मरम्मत यानी 3 ग्राहक की मरम्मत कर सकते हो। और 12 घंटे में 12 × 3 यानी 36, एक कर्मचारी 36 ग्राहक का काम कर सकता है, 36 ग्राहकों को सेवा दे सकता है। ये क्षमता का योजना हुआ। फिर आपको अनुमान लगाना है कि कितने ग्राहक आएंगे। प्रतिदिन आप एक कर्मचारी 36 यानी 2 कर्मचारी आप अगर लोगे, 72 ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं। 72 ग्राहकों को सेवा देने का क्षमता है आपके पास। फिर आप अनुमान लगाते हो कि 72 ग्राहक आएंगे या 72 से कम आएंगे या 72 से ज्यादा आएंगे। उस पूर्वानुमान के अनुसार आप टायर का ट्यूब, रबर का पैच, ग्रीस, गोंद ये सब खरीद के रखोगे। तो ये कच्चा माल खरीदने का गतिविधि हुआ, जो आप बाजार जाके जो जो कच्चा माल चाहिए आपको पंक्चर लगाने में, वो खरीद के लाओगे। इस व्यापार में तो कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सेवा है। जब ग्राहक अपना साइकिल या बाइक लाता है तो आप उसका टायर पहिया खोलते हो और उसमें पंक्चर लगाते हो। अगर आपको किसी और सेवा देना है तो इसी अनुसार आप उसके लिए आप सोचोगे कि कितना क्षमता है आपके पास, क्या क्या कच्चा माल चाहिए, जाके खरीदोगे और सेवा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि संचालन की गतिविधियां जो है और जो पहले आप देख चुके हो ग्राहक के जरूरत को पूरा करना, इन दोनों में क्या संबंध है
एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं। तो हमने पहले देखा है कि किसी उत्पाद या सेवा के चयन करने के मापदंड क्या होते हैं। एक व्यापार के लिए किसी उत्पाद या सेवा के चयन करने के मापदंड क्या होते हैं। ये उत्पाद या सेवा का चयन इस प्रकार से होना चाहिए ताकि एक, वो लक्ष्य ग्राहकों की आवश्यक जरूरत को पूरा करते हो। दूसरा, कुछ जरूरतों को पूरा करने में उत्पाद प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी से बेहतर होना चाहिए। तीसरा, व्यापार को ऐसे कुछ उत्पादों का निर्माण करना या खरीदने का सक्षम होना चाहिए, यानी आप जो उत्पादन करना चाहते हो या जो सेवा देना चाहते हो, उस उत्पादन का निर्माण करना या सेवा प्रदान करना का क्षमता आपके पास होना चाहिए। चौथा, इससे व्यापार को साल दर साल नियमित तौर पर लाभ कमाने का सहायता मिलती है। आपको याद होगा कि व्यापार का लक्ष्य लाभ कमाना है, तो व्यापार इसलिए कर रहे हैं आप ताकि वो आप लाभ कमाएं। तो व्यापार में ऐसे उत्पाद या सेवा चुनोगे आप जिससे साल दर साल नियमित तौर पर लाभ आप कमा सकते हो। तो इसमें क्या याद रखना, अभी ये तो पहले भी देख चुके हैं, तो आप पूछते होंगे इसका क्या संबंध है संचालन गतिविधियों के साथ। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, अगर आप संचालन के गतिविधियां सही ढंग से कर, सही गतिविधियां और उनको सही ढंग से कर रहे हो, आप ऐसे उत्पाद या सेवा दोगे ग्राहक को जो ग्राहक की आवश्यक जरूरतें पूरी करता है और ग्राहक पैसा देने के लिए राजी हो। अगर संचालन की गतिविधियां आप गलत संचालन की गतिविधियां करते हो या संचालन के गतिविधियां गलत ढंग से करते हो, ग्राहकों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाओगे और लाभ कमा नहीं पाओगे। यानी बैड ऑपरेशंस रिजल्ट इन बैड प्रोडक्ट्स। अगर संचालन की गतिविधियां ठीक से नहीं करोगे तो आपका उत्पाद या सेवा खराब हो जाएगा। तो मुख्य बात याद रखने वाली ये है कि संचालन की गतिविधियां महत्वपूर्ण है व्यापार के लिए और व्यापार के सफलता की कुंजी है। ये गतिविधियां उन उत्पादों और सेवाओं को बनाती है जिनको ग्राहक को आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संचालन की गतिविधियां और गुणवत्ता के बारे में सोचते हैं यहाँ पे। तो आपने पहले देखा होगा कि हम गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे, गुणवत्ता या अंग्रेजी में जो कहते हैं क्वालिटी। और दूसरी बात यह है क्वालिटी या गुणवत्ता है क्या चीज। गुणवत्ता को उस सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां तक एक उत्पाद या सर्विस ग्राहक के दृष्टिकोण से मांग को पूरा करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक उत्पाद या सेवा को की गुणवत्ता अच्छा है, हम लोग तब कहेंगे जब वो ग्राहक की जरूरत पूरा करता हो। जैसे ग्राहक के इच्छा अनुसार उनके जरूरत या आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद लगातार ग्राहकों की उम्मीदों को पूरा करते हैं और उससे भी बेहतर करते हैं। ग्राहक हर उत्पाद या सेवा के बारे में कुछ उम्मीद रखता है, तो अगर उस उम्मीद को वो उत्पाद या सेवा पूरा करता है या उससे भी बेहतर करता है, तो उस उत्पाद या सेवा का गुणवत्ता बहुत अच्छा कहलाता है। एक ग्राहक किसी उत्पाद की गुणवत्ता को कई प्रकार से परिभाषित कर सकता है। उदाहरण के तौर पे, क्या ये उत्पाद सुरक्षित और सेहतमंद हो? अगर आप खाने के वस्तु के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ग्राहक ये सोचेगा कि क्या ये उत्पाद सुरक्षित और सेहतमंद हो। आप अगर साइकिल के बारे में सोच रहे हैं या किसी या वैसे उत्पाद के बारे में सोच, ये उत्पाद कब तक चलेगा? सिलाई का मशीन हो या साइकिल हो या गाड़ी हो, इसका गुणवत्ता का मापदंड ये है कि यह उत्पाद कब तक चलेगा। क्या उत्पाद को साफ सफाई से बनाया गया है? आप अगर किसी होटल या ढाबे पे खाने पे जाते हो, तो गुणवत्ता का मान क्या है यहाँ पे? क्या ये उत्पाद साफ सफाई से बनाया गया है? तो यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि संचालन के गतिविधियां आप अगर सही ढंग से करोगे, तो आपका उत्पाद या सेवा का गुणवत्ता अच्छा रहेगा। ग्राहकों की वांछित गुणवत्ता को पूरा करने के लिए संचालन गतिविधियों को अच्छे तरह से करना आवश्यक है। आप सही गतिविधियां और हर गतिविधि को सही ढंग से आप अगर कर रहे हो, ग्राहक के मन में जो वांछित है उसको आप पूरा कर सकते हो। आपका उत्पाद या सेवा पूरा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संचालन गतिविधियां, गुणवत्ता और लागत में क्या संबंध है। हमने पहले भी कहा है कि हर व्यापार में आपको सही संचालन की गतिविधियां करना है और हर गतिविधि संचालन की गतिविधि को सही ढंग से करना है। अगर आप सही ढंग से गतिविधि को नहीं करेंगे, आपका लागत बढ़ सकता है। तो कैसे बढ़ेगा या क्यों बढ़ेगा? गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला कारण है, हो सकता है कि उत्पाद कानूनी और प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा न करते हो। कई उत्पाद या सेवा ऐसे हैं जहां पे कानूनी आवश्यकताएं हैं। अगर आप सही संचालन के गतिविधियां सही से नहीं करते हो, तो हो सकता है ये उत्पाद कानूनी या प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा ना करे, तो आपको दोबारा से उसको करना पड़ेगा, यानी आपका लागत बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अगर गुणवत्ता ठीक नहीं है, हो सकता है कि उत्पाद ना बिके, तो आपका नुकसान या नाश हो जाएगा, क्योंकि जो बिका नहीं उसको आपको फेंकना पड़ेगा। तीसरा, व्यवसाय की प्रतिष्ठा खराब गुणवत्ता वाली बन जाएगी। अगर बार बार आपका उत्पाद या सेवा खराब गुणवत्ता बार बार आपका उत्पाद या सेवा में खराब गुणवत्ता दिख रहा है, तो बाजार में बात हो जाएगा कि इनके पास न जाए। क्यों? क्योंकि ये खराब सामान बेचते हैं, खराब उत्पादन देते हैं, या खराब उत्पाद देते हैं, या खराब सेवा प्रदान करते हैं। और चौथा कारण यह है कि खर्च बढ़ सकता है। तो
उत्पाद पर फिर से काम करना या उसे सुधारने का खर्च। अगर आपने सही गतिविधि नहीं किए या गतिविधि सही ढंग से नहीं किए तो इसका नतीजा ये होगा कि उत्पाद का मरम्मत करना होगा आपको, तो फिर से उस पर काम करना है या सुधारना है। ग्राहक बार बार उसको वापस लाएगा, तो खर्च बढ़ेगा, आपका लागत बढ़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है, अगर वो मरम्मत नहीं कर सकते हो आप, तो दूसरा देना होगा। उस उत्पाद को वापस लेके आपको उसके जगह दूसरा यानी बदल के देना होगा, या ग्राहक को रिफंड प्रतिदाय का खर्च वापस देना होगा। यानी आपका लागत बढ़ गया है। तीसरा, फुटकर व्यापारों से बिना बिके स्टॉक माल को वापस लेने का खर्च। अगर आपका माल उत्पाद या सेवा उत्पाद अच्छा नहीं है तो वो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फुटकर व्यापारियों से आपको वापस लेना होगा, तो उसका खर्च भी आपको उठाना पड़ेगा। और चौथा, बिना बिके सामान को बेचकर खत्म करने के लिए भारी छूट देने का खर्च। आप सोचोगे कि किसी भी हालत में कैसे भी मुझे इस उत्पाद को बेचना है, तो आपको छूट देना पड़ेगा। उससे क्या होता है, आपका लाभ कम होता है और लागत बढ़ता है। तो यहाँ ये सब कहने का ये मतलब, हम ये सब क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पे मुख्य समझने वाली बात यह है कि आप सोच समझ के संचालन के गतिविधियां करें। आप सही संचालन के सही गतिविधियां और हर गतिविधि को सही ढंग से करें। गलत गतिविधियां करने से ऐसे उत्पादन और सेवा तैयार होंगे जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए। और संचालन की गतिविधि सही ढंग से ना करने का नतीजा ये होगा कि व्यापार को ज्यादा खर्च उठाना पड़े। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए एक ठेला वाला है जो अंडे का भुर्जी, अंडे का ऑमलेट बेचता है। तो आप गए उसके पास और बोले, भैया एक ऑमलेट बना के दो, 2 अंडे का ऑमलेट बना के दो। तो वो 2 अंडे तोड़ के ऑमलेट बनाना शुरू करता है। बीच में आप उनसे चर्चा करना शुरू करते हैं किसी बात पे। मान लीजिए विराट कोहली क्या कर रहा है आजकल, उस बात पे चर्चा करने लगते हैं। और भैया जो ऑमलेट बना रहे हैं, आपसे बात करते करते ऑमलेट के बारे में भूल जाते हैं। तो क्या होगा, ऑमलेट जल जाएगा। फिर जलने की बू आता है और उसको याद आता है, अरे यार मैं भूल गया था ऑमलेट। फिर ऑमलेट जल गया। फिर उसको 2 और अंडे तोड़ के फिर से ऑमलेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या समझ रहे, क्या समझे, वो जो ठेला वाला है वो सही गतिविधियां कर रहा है ऑमलेट बनाने का, पर गतिविधि को सही ढंग से नहीं कर रहा है, ध्यान से नहीं कर रहा था उस गतिविधि को। गतिविधि करने के दौरान उसका नजर और बात कहीं और चली गई तो ध्यान कम हो गया। ध्यान कम होने से क्या हुआ, उसका उत्पाद खराब हो गया, और उस उत्पाद खराब होने का खर्च पूरा उसको ही उठाना पड़ा, और नया उत्पाद बना के फिर से ग्राहक को देना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक इस भाग में जो बात कर रहे थे उसका मुख्य बिंदु क्या है, यानी संचालन के बारे में जो बात कर रहे थे, संचालन के गतिविधि, उसका मुख्य बिंदु क्या है। गतिविधि वो कार्य है जो एक या ज्यादा लोग मिलकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी उद्देश्य से करते हैं। एक व्यापार में लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी या एक से ज्यादा कर्मचारी मिलके कार्य करते हैं
इन कार्य को गतिविधि कहते हैं हम लोग। वे सारे कार्य जो उत्पाद बनाने के लिए या फिर सेवा देने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम व्यवसाय के भाषा में संचालन कहते हैं। व्यापार में आप ग्राहक को उत्पाद बेचते हो या कोई सेवा देते हो, तो उस व्यापार में जो भी कार्य आप करते हो वो उत्पाद बनाने के लिए या फिर सेवा देने के लिए, उन सारे कार्य को व्यापार या व्यवसाय के भाषा में संचालन कहा जाता है। विभिन्न व्यापार में विभिन्न कार्य होते हैं। आपके व्यापार के अनुसार अलग अलग गतिविधियां हो सकते हैं। ग्राहकों की वांछित गुणवत्ता को पूरा करने के लिए संचालन गतिविधियां को अच्छी तरह से करना आवश्यक है। ग्राहक आपके व्यापार के पास कुछ उम्मीद लेके आता है, उस उम्मीद आवश्यकताओं को उनके उम्मीदों के अनुसार पूरा करने के लिए आपको सही गतिविधियां करना है और हर गतिविधि को सही ढंग से करना है, अच्छी तरह से करना है, तभी वो ग्राहक की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। चलिए आज क्या क्या देखें वो समझ लेते हैं। तो विभिन्न व्यापार, हमने 3 प्रकार के व्यापार देखे। सबसे पहले भाग से हम 3 प्रकार के व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, यानी उत्पादन, क्रय विक्रय और सेवा के व्यापार। विभिन्न व्यापारों के संचालन कार्य है। तो संचालन के गतिविधियां अलग अलग व्यापारों के लिए अलग अलग होगा। उत्पादन के व्यापार में संचालन की गतिविधियां होंगे कच्चा माल खरीदना, उत्पाद बनाना और उत्पाद की बिक्री। एक और बार दोहराते हैं, उत्पादन के व्यापार में संचालन की गतिविधियां 3 गतिविधियां होते हैं: कच्चा माल खरीदना, उत्पाद बनाना और उत्पाद की वितरण और बिक्री। क्रय विक्रय के व्यापार में क्रय विक्रय के सामान की खरीदारी, पैकिंग करना और भंडार करना। एक और बार दोहराते हैं, क्रय विक्रय के व्यापार में क्रय विक्रय के सामान की खरीदारी और पैकिंग करना और भंडार करना, ये 2 संचालन के गतिविधियां हैं। आखिर में सेवा या सर्विस व्यापार में 3 गतिविधियां हैं। सबसे पहले क्षमता की योजना बनाना, फिर कच्चे माल की खरीदारी और फिर सर्विस की डिलीवरी यानी सेवा प्रदान करना। तो सेवा के व्यापार में एक और बार देखते हैं कि संचालन की गतिविधियां क्या होते हैं। सबसे पहले क्षमता की योजना बनाना, फिर कच्चे माल की खरीदारी, फिर सर्विस की डिलीवरी यानी सेवा प्रदान करना। चलिए इस भाग में यहीं पे रोकते हैं।